नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। होली के खुमार और रंगों की बहार के बीच भाजपा समेत विभिन्न पार्टियां उम्मीदवारों की घोषणा करने में जुटी हुई हैं। भाजपा एक तरफ दिल्ली में अपनी बैठकों के जरिए उम्मीदवार तय कर रही है, तो सपा भी इसी कवायद में लगी हुई है। इस बीच एक मजेदार घटना और आज आपको हम बताते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़ी कापियों से संबंधित। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं में विद्यार्थियों ने परीक्षकों के लिए भावुकता के साथ धमकी भरे संदेश भी लिखे हैं। किसी ने अपने पापा की ऊंची पहुंच होने की बात लिखते हुए पास करने के लिए कहा है, तो किसी ने फेल होने पर फांसी लगा लेने की परीक्षक को धमकी दी है। वही तमाम परीक्षार्थियों ने परीक्षकों से पास करने की गुहार लगाई है। झांसी के परीक्षक बताते हैं कि परीक्षार्थी ऐसी बातें सुंदर लिखावट में अलग से बॉक्स बनाकर लिखते हैं। मूल्यांकन कक्ष में ऐसे संदेशों को परीक्षक एक दूसरे को पढ़कर सुना रहे हैं। इंटरमीडिएट की एक उत्तर पुस्तिका में परीक्षार्थी ने लिखा है कि मेरे पापा का मंत्रियों के साथ उठना बैठना है, पास कर दीजिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। गुरुजी आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने प्रश्नों के जवाब में इतना तो लिखा ही है कि पास हो जाऊं। परीक्षार्थी ने संदेश में अपना मोबाइल नंबर लिखते हुए परीक्षक से कॉल करने के लिए कहा है। सर, अगर मैं फेल हुआ तो बता रहा हूं, फांसी लगाकर जान दे दूंगा, एक दूसरे परीक्षार्थी ने लिखा है। हाई स्कूल की एक उत्तर पुस्तिका में एक छात्र ने खुद की जान लेने की धमकी दी। उसने लिखा है कि मैं मरूंगा तो इल्जाम आप पर आएगा, आप खुद को जीवन भर माफ नहीं कर पाओगे कि आपके फेल करने से एक छात्र मर गया। हाई स्कूल की उत्तर पुस्तिकाओं में एक परीक्षार्थी ने लिखा कि गुरुजी मुझे पास कर दो, आपका क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन मेरा भला जरूर हो जाएगा। मैं बहुत गरीब परिवार का छात्र हूँ, फेल हुआ तो माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो मर जाएगी। ऐसे ऐसे विचित्र चीज़ें परीक्षार्थी लिख रहे हैं, जिसका एक वजह यह है कि वो बेचारे नकल नहीं कर पाए। अब नकल नहीं कर पाए तो कुछ तो लिखना है, पास नहीं होंगे तो घर पे सूते जाएंगे। तो ये एक मामला था जो हमने कहा आपको बताना चाहिए। आते हैं अब आज के मुद्दे पर। भाजपा ने पहली सूची तो बहुत पहले जारी कर दी। बहुत सारे कयास को नकारते हुए बीजेपी ने कई वर्तमान यानी कि सिटिंग सांसदों को टिकट भी दे दिया, जबकि बातें ये शुरू में उठ रही थी कि उनके प्रति जनता में आक्रोश का भाव है, जनता वर्तमान के सांसद पर भरोसा नहीं जता रही। इसके बावजूद बीजेपी ने उनको टिकट देकर चौंका दिया। पहली सूची जारी करने के बाद बीजेपी की रफ्तार थोड़ी सी थमती हुई दिख रही है। कई जगहों के लिए अभी तक नाम स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, जबकि वहां पर जो प्रबल दावेदार हैं उनके साथ अलग तरह की समस्याएं हैं। देखा जाए तो मेनका गांधी और वरुण गांधी को लेकर कोई भी राय अभी तक नहीं बन पाई है। दूसरी ओर बृजभूषण सिंह को लेकर अलग ही विवाद चल रहा है। भाजपा के कार्यकाल के पूरे समय वरुण गांधी अपनी ही सरकार के विरुद्ध लगातार आवाज उठाते रहे। खूब गरियाया उन्होंने, मोदी जी को पानी पी पी के गरियाया। तो ऐसे में क्या भाजपा फिर से उनको मौका देगी, ये भी एक सवाल उठता है। बृजभूषण सिंह के इतने बड़े मामले और विवाद में फंसने के बावजूद वो ताल ठोक रहे हैं कि उनका टिकट कौन काटेगा, और यही सब चीजें भाजपा की पार्टी को उलझा रही है। यानी कि रायता पूरी तरीके से भाजपा में फैला हुआ है, जिसे मोदी सर और उनके चाणक्य अमित शाह समेट नहीं पा रहे हैं। भाजपा के भीतर भी योगी खेमा की एक ओर से एक तरह का दबाव बना है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक को भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। इस गणित के जरिए बाबा यूपी में इन दोनों से मुक्ति चाहते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और ब्रजेश पाठक को उन्नाव से टिकट देने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि अभी इस बात पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अंदर खाने में मंथन चल रहा है। भाजपा को एक नई परेशानी और झेलनी ये पड़ रही है कि भाजपा ने जो पहली सूची जारी की है उसमें से कई को उनके क्षेत्र में जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सलेमपुर के प्रत्याशी को कई बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है और उनको खुद अपमानित होना पड़ा है। बस्ती के प्रत्याशी को कार्यालय नहीं खोलने दिया गया। बस्ती से हरीश द्विवेदी जी हैं, जो अपने प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर जी के एक जमाने में बड़े खास हुआ करते थे। दयाशंकर जी उनको लेकर खूब
खूब दिल्ली घूमते थे, यूपी भवन में रुकते थे। सीतापुर सीट के सिटिंग सांसद का भी विरोध हो रहा है। कुशीनगर के सांसद को खदेड़ते हुए वीडियो वायरल हो चुका है। संघ के लोगों की जो आंतरिक रिपोर्ट है वो चिंताग्रस्त करने वाली है। उस हिसाब से भाजपा ने सीट शेयरिंग में काफी जल्दबाजी दिखाई है। अब पता नहीं संघ की जो आंतरिक रिपोर्ट थी उसको देखकर बीजेपी ने टिकट दिया, या अमित शाह यानी मोटा भाई जो चाणक्य हैं उन्होंने कोई अलग से एजेंसी हायर की थी उसको देख के दिया। लेकिन हमें लगता है कि कुल मिला के मोदी सर बस ये चाहते हैं कि अब की बार 400 पार हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए। वो उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि जनता किसका विरोध कर रही है और जनता किसे पसंद कर रही है, किसे नापसंद कर रही है। तो एक संभावना ये भी है कि कुछ टिकट बदल भी जाए। अब प्रत्याशियों को जो विरोध झेलना पड़ रहा है उनके टिकट को रिप्लेस करने के लिए काफी होगा ऐसा करना। ऐसे में भाजपा की चिंता काफी इस समय बढ़ी हुई है। जानकारों का मानना है कि भाजपा जिस रणनीति पर काम कर रही थी वो रणनीति अब कहीं ना कहीं फेल होती दिख रही है। भाजपा अपने यहाँ कई पार्टियों के विधायकों और सांसदों के सहित अन्य नेताओं को ले तो आई, थोक के भाव लाई, कांग्रेस से लाई, सपा से लाई, बसपा से लाई। अब उसके साथ टिकट के लिए और भी संकट बढ़ गया है कि एक अनार 100 बीमार, क्योंकि जो भी भाजपा में आया है वो एक आश्वासन चाहता है, कोई ना कोई पैकेज जरूर तय हुआ होगा, क्योंकि टिकट मिलने की उम्मीद से वो भाजपा में शामिल हुआ होगा, ऐसा भी है। अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, बसपा के अनंत मिश्रा भाजपा के कार्यालय तक पहुंच गए थे, लेकिन ज्वाइनिंग के आधा घंटा पहले ही वो वहां से निकल गए। भाजपा की रणनीति थी कि दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ा जाए, लेकिन जो भी कद्दावर नेता आ रहा है वो चुनाव लड़ने की दृष्टि से आ रहा है, वो एक पार्टी बेस के लिए नहीं आना चाहता। ये एक तरह से पार्टी के लिए सिरदर्द सा है, बवाले जान है कि मतलब भाजपा का जो नेता इतने सालों से दरी बिछा रहा था वो दरी ही बिछाएगा और जो बाहर से आएगा वो मलाई खाएगा। सुबह सपा को एक सीट, अपना दल को एक सीट भाजपा ने दे तो दिया, लेकिन संजय निषाद अभी भी नाराज चल रहे हैं। वो कोप भवन में बैठे हैं क्योंकि उनको जो टिकट मिला है वो भाजपा के सिंबल पर मिला है, उनके लड़के को। पिछली बार भी उनके लड़के को भाजपा के सिंबल पर टिकट मिला था और वो सांसद बने थे। इसको लेकर वो कई बयान भी दे चुके हैं भी वो होम्योपैथिक डॉक्टर, तो उनको इलाज करना भी आता है कि कौन सी मीठी गोली देनी है। इसके अलावा वो दिल्ली जाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल चुके हैं। उन्होंने विरोध दर्ज कराया है कि भाजपा की जगह उनके पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए। इस सब के अलावा एक समस्या ये भी बनी हुई है कि जो दूसरे पार्टी के बड़े लोगों को बुलाया गया है उनको कहाँ एडजस्ट किया जाए, क्योंकि यूपी में विधान परिषद का भी चुनाव खत्म हो चुका है, वहाँ कुछ बचा नहीं है। राज्यसभा के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। जिस पैमाने पर उस कद के नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है, अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो नाराज हो सकते हैं और रायता भी फैला सकते हैं। अभी हाल ही में बाराबंकी के प्रत्याशी का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उन्होंने अपना नाम चुनाव से हटा लिया। ऐसे में बहुत सारी चीजें भाजपा के अंदर हैं जो बाहर से सहज तो दिखती हैं, लगता है ऑल इज वेल है, लेकिन वैसा है नहीं अंदर से। भाजपा ने जो 80 सीटों को जीतने का ख्वाब देखा है, तो क्या ऐसा लगता है कि भाजपा को यूपी में 80 सीटों को जीतने में परेशानी होने वाली है? क्योंकि अंदर खाने में तो अभी तक बात बनती दिख नहीं रही। जानकारों का यह भी मानना है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए महज एक नारा है। वो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। भाजपा 80 सीटों पर जीतने का दावा करती है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव 80 सीटों पर हराने का वादा कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ नारा भर है। जमीनी हकीकत भाजपा को भी पता है कि ये इतना आसान नहीं है। ये भी तब जब भाजपा के सहयोगी दल पिछले 10 सालों में सबसे अधिक दबाव बनाने में कामयाब हो जा रहे हैं। यूपी में ओम प्रकाश राजभर को ही देखा जाए तो वो दबाव बनाकर यूपी में मंत्रिपरिषद भी ले चुके हैं और लोकसभा की दावेदारी भी है उनकी। बिहार में चिराग पासवान ने दबाव बनाकर सीट अपने पाले में कर ली। उनके चाचा अलग नाराज हैं, आज सुबह उन्होंने इस्तीफा दे दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल से, पारस पासवान ने। महाराष्ट्र में अभी तक बात बनती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो और मामला गंभीर है। वहाँ अजीत पवार भी हैं, एकनाथ शिंदे भी हैं। संजय निषाद अभी भी नाराजगी की स्थिति में है। भाजपा का एक अपना प्रभामंडल हुआ करता था कि वो अपने शर्तों पर गठबंधन करती थी। अब कहीं ना कहीं वो प्रभामंडल टूटते हुए दिख रहा है। ये वजह जमीनी संकेत की ओर से आने के बाद की है। अगर भाजपा के मुद्दों को देखें तो अब कोई खास मुद्दा भाजपा के पास बचा भी नहीं है। भाजपा के पास मोदी सर हैं, हिंदुत्व और सीए ही एकमात्र मुद्दा बचा हुआ है। भाजपा के लिए आलोचनाएं भी बहुत हैं, जिसमें महंगाई, इकोनॉमी, इलेक्टोरल बॉन्ड आदि मुद्दा बना हुआ है। ये भाजपा को कहीं ना कहीं डेंट जरूर करेंगे, और खास तौर से इलेक्टोरल बॉन्ड और महंगाई।
इसका असर अभी नीचे तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन बात उठी है तो ये बात नीचे तक जाएगी ज़रूर। इसके अलावा जातीय गोलबंदी भी है, ये सब चुनौती का कारण हो सकती हैं। इन सबको दरकिनार करते हुए ओवर कॉन्फिडेंस में 51 सीटों पर प्रत्याशी को उतार देना एक समस्या पैदा कर चुका है। चर्चा तो यही है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच बातचीत उतनी सहज तरीके से नहीं रहती, लेकिन लोकसभा चुनाव में माना जाता है कि दिल्ली के फैसले ही यूपी में महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ का भी कद इतना बढ़ चुका है कि उनकी बातों को शीर्ष नेतृत्व दरकिनार नहीं कर पाता। हालांकि संगठन स्तर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री को हक है कि वो अपने फैसले पर अडिग रह सकते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को भी इन सब बातों पर ध्यान रखना होता है। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है केंद्रीय नेतृत्व को। और अभी जो बीते 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया, प्रमुख सचिव गृह के पद से योगी आदित्यनाथ के साथ साए की तरह रहने वाले संजय प्रसाद को पैदल कर दिया, इसमें भी कहीं ना कहीं खेला जरूर है। ऐसा भीतर खाने एक आईएएस लॉबी में चल रहा है खेल कि कहीं ना कहीं योगी जी लगे हैं कि जो उनके लिए राहु केतु हैं उनसे निपट लिया जाए, तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व लगा है कि योगी जी को कैसे ढीला किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि आज रात में या कल जब तो उसमें क्या होता है। तीसरी लिस्ट होगी भाजपा की। अब चुनाव सर पर है और जो पार्टी भाजपा कहती थी कि हम सबसे बढ़िया चुनाव लड़ते हैं, हम अपना प्रत्याशी बिल्कुल तय रखते हैं, वही अभी झोल झाल में फंसी हुई है। धन्यवाद।